नमस्कार। हमारे शो कुछ खास है जिंदगी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ पूर्वा त्रिवेदी। जी हाँ, हमारे इस शो में बहुत ही खास व्यक्तित्व से हम आपका परिचय करवाते हैं। वो व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन में कुछ खास किया हो, जिन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम किया हो। आज ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे इस शो में मौजूद हैं। आज हम आपका परिचय करवाएंगे बहुत ही महान, सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर नारायण व्यास जी से। नमस्कार। नमस्कार। व्यास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद जी। और आप आए, बड़ा अच्छा लगा हमें। मैं डॉक्टर नारायण व्यास, पुरातत्ववेत्ता। जी। मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार से निवृत्त हुआ हूँ 2009 में, और उसके पश्चात भी मैं यही पुरातत्व काम कर रहा हूँ। और उसके पहले भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पुरातत्व की लाइन कैसे पकड़ी मैंने। क्योंकि मैं शुरू में फाइन आर्ट का विद्यार्थी था। मैं बचपन में उज्जैन रहता था और उज्जैन मेरे गुरु थे डॉक्टर वाकणकर, पुरातत्ववेत्ता भी थे और आर्टिस्ट भी थे। तो मैं काफ़ी ड्राइंग वगैरह बनाता रहता था। तो मेरे पिताजी एक बार उनके पास ले गए कि ये मेरा पुत्र है, इनको कुछ ड्राइंग वगैरह बनाता रहता है, इनको कुछ अच्छा चीज़ सिखाई है। तो 1962 से मैं उनके वहाँ जाना शुरू हुआ। तब मैं फाइन आर्ट का सीखता हूँ, डिप्लोमा भी किया, कई काम किया फाइन आर्ट में। लेकिन धीरे धीरे मेरी रुचि क्या, उनके जो मूर्तियाँ रखी रहती थी, पुराने सिक्के रखे रहते, पुरानी चीज़ें रखी रहती, मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये तो नई चीज़ें देखने को मिली। तब मैंने जब बीए किया, वो डिप्लोमा किया 3 साल का, फिर उन्होंने मुझे सुझाव दिया तुम तो ठीक है, आर्टिस्ट हो, सब ठीक है, लेकिन तुम पुरातत्व में भी काम करो। तो मुझे और रुचि जागने लगी। तो उनके कहने पे मैंने एमए पुरातत्व में ज्वाइन किया और उनके मार्गदर्शन में एमए किया। जब पुरातत्व के जब कुछ रोजगार तो था नहीं, तो उन्होंने कहा तुम डिप्लोमा आर्कियोलॉजी कर लो पुरातत्व का। तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली से पुरातत्व डिप्लोमा होता है भारत सरकार का। तो 1972 में मैंने वो, आज से लगभग 50 साल पहले वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और फिर बाद में जब वाकणकर जी का क्या था कि कोई काम करते रहते थे, मैं उनके साथ जाता रहता था। तो उन्होंने उस समय भीमबेटका, जो आप जानते हैं प्रसिद्ध स्थान है, विश्व धरोहर, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है शैल चित्रकला के लिए, तो वहाँ उन्होंने काम शुरू किया क्योंकि खोज उन्हीं की थी। तो 1972 में काम शुरू किया। तो उन्होंने कहा भाई तुम मेरे पास आके काम करो और जो करना सीखो। तो 1972 जनवरी से तो मैंने उनके पास काम करना प्रारंभ किया। उनके साथ पुरातत्व का पूरा सर्वे किया। उन्होंने मेरे साथ शैल चित्रकला क्या होती है, पुरातत्व क्या होता है, उत्खनन क्या होता है, ये सब सीखा। तो ये मेरे बड़े काम की चीज़ रही। तो उनके साथ साथ मेरा आना जाना सब जगह हुआ। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में मैं जब ज्वाइन किया 1972 में, तब मुझे जगह जगह पूरे भारत भ्रमण करने का मौका मिला, पुरातत्व स्मारक को देखने का मिला, उन पर काम करने का मौका मिला। और महत्वपूर्ण जो स्थान है पुरातत्व उत्खनन करने के लिए, जैसे कुरुक्षेत्र भी है, उज्जैन भी है, विदिशा भी है, सांची भी है, सतधारा भी है, और गुजरात, राजस्थान, कई स्थानों पर मैंने काम किया। यूँ तो यहाँ तक कि आगरा में भी कुछ काम हो रहा था, फतेहपुर सीकरी में, वहाँ पर भी मैंने काम किया। तो सब जगह से काम कर करके मेरे को इतना अनुभव होने लगा कि फिर मैं क्या सब जगह फिर क्लासेस भी लेने जाने लगा। जैसे एमए क्लास वगैरह होती है, आर्टिकल लिखना शुरू, शोध पत्र किए और जगह जगह जाके भ्रमण भी शुरू किया, क्योंकि मेरे सब ड्यूटी में सब चीज़ें होती थी। लेकिन उसके साथ क्या, मैं ये सोचता हूँ कि जब मैंने तो ज्ञान बढ़ा लिया, लेकिन मेरा क्या है कि ये ज्ञान जो इकट्ठा किया इसको सबके लिए बांटना है। तो मैं बच्चों से संबंधित चीज़ें ज़्यादा करने लगा। क्योंकि क्या है कि जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, उसके पश्चात मैंने अपना एक उद्देश्य बनाया, मैंने भी, अपनी पत्नी ने भी, कि हमें केवल पुरातत्व की सेवा करना, यही हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। तो क्यों ना हम उसको निभाएं। तो सबसे पहले हम किसको समझाएं, तो बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो बच्चे जो स्कूल के होते हैं उनमें ये सोशल साइंस विषय भी होता है, जिसमें आदिमानव की सभ्यताएं, पुरातत्व है, शैल चित्रकला है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो मैं बच्चों के साथ रम गया, जैसे कहना चाहिए। तो मैं कॉलेज में भी जाता, स्कूलों में भी जाता, सब जाकर उनके चित्रों का प्रदर्शन भी करता, और कैसे शैल चित्रकला बनाते हैं, आदिमानव कैसे रहता था, गुफाओं में कैसे रहता था, किस प्रकार का वो खान पान था, ये सब चीज़ें मैंने उसमें सीखी। तो इस प्रकार काफ़ी प्रचार होता है। लेकिन फिर भी मैंने ये उद्देश्य बनाया कि अभी मेरा काम अधूरा है, वो करना चाहिए। तो मैंने फिर बाहर जाना शुरू किया। बाहर गया कि कुछ विदेशों से भी लोग आए, उन्होंने परिचय हुआ, वो शैल चित्रकला के थे। स्पेन जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध शैल चित्रकला के लिए, अल्तामिरा, लास्को, ये सब कई शैल चित्र के जो बहुत प्रमुख केंद्र है, वो लोग यहाँ है। मेरा उनसे संपर्क हुआ। तो उनके साथ में पूरे मध्य प्रदेश के शैल चित्रों को होता है। तो उनको लगा कि यार ये तो शैल चित्रों का भंडार है, इतना बड़ा स्थान जो शैल चित्रकला का भोपाल के आसपास है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। पूरे भारत में भी घूमे
मिलते हैं सब जगह, लेकिन जितना भोपाल क्षेत्र में जो मिला है उतना कहीं नहीं है। इसका कारण ये है कि जो ज्योग्राफी भी हम यहाँ की देखेंगे सेंट्रल इंडिया की, तो कई पर्वतमाला है, जिसमें सबसे प्रमुख है विंध्याचल, उसमें नर्मदा है नदी, उसके दूसरी तरफ देखेंगे सतपुड़ा। तो ये स्थान ऐसा था, वनस्पतियों से भरपूर था, पशु पक्षियों से था, और काफी गुफाएं बनी हुई थी। तो आदि मानव के लिए रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान मिला। तो यहाँ स्थान पर रह के उसने सब अपनी अभिव्यक्ति शुरू करी। शुरू में तो कोई अभिव्यक्ति होती नहीं थी, लेकिन पत्थर के हथियार बनाए और अपने जो कहना चाहिए आत्मरक्षा के लिए, जीवन यापन के लिए प्रारंभ किया। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का जैसे विकास हुआ, हम जानते हैं पशु पक्षियों के कोई विकास नहीं हो, जैसे हैं वैसे ही हजारों साल से, लेकिन मनुष्य का दिमाग जब बढ़ता गया तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, सोच भी बढ़ती गई, हर चीज उसकी आवश्यकताएं बढ़ती, तो वो कुछ अभिव्यक्ति करने लगा। क्योंकि उस समय भाषाएं कुछ होती नहीं थी, लिख नहीं सकते थे, तो अभिव्यक्त कैसे करें? तो उसमें हजारों लाखों में एक दो आर्टिस्ट जैसे भी लोग हुए, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, तो अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए शैल चित्र बनाना शुरू किया। तो हमारे यहाँ से 10,000 साल पहले से लगा कहना चाहिए शैल चित्र की परंपरा चालू हो गई। तो देखा जाए कि पूरे क्षेत्र में भीमबेटका एक ऐसा स्थान है जहाँ सबसे पुराने कहना चाहिए 10,000 साल से भी पहले के शैल चित्र मिले। क्योंकि ऐसा है कि जो नर्मदा घाटी है, उसी के साथ की घाटी सभ्यताएं हम देखते हैं, प्लेन एरिया भी मिलता है, पहाड़ों का भी मिलता है। तो ऐसा ये भोपाल और ये आसपास के क्षेत्र ऐसा है जहाँ सब तरह की सभ्यताओं का समावेश हम देखते हैं, चाहे उत्तर भारत की सभ्यता हो, तो दक्षिण भारत की पुरातत्व सभ्यता हो, उनका एक जने कहने चाहिए मिलन भी हम कहते हैं कि भोपाल क्षेत्र में मिलता है। यदि हम विदिशा जाते हैं, विदिशा में देखेंगे बेतवा नदी के हम देखेंगे तो ताम्रराष्ट्र की सभ्यताओं के इतने अवशेष प्राचीन मिले जैसे और कई जगह मिलते हैं। तो वहाँ उत्खनन हमने वहाँ किया है, तो वहाँ कम से कम 4,000 साल पुराने, 4,000 साल पहले के किस प्रकार मानव रहते थे, किस प्रकार मकान बनाते थे, गोलाई से, लकड़ी के, बांस के, और उसको पीली मिट्टी उसे छाप के इसे बनाते, उनके अवशेष मिले। तो इस प्रकार की चीजें देखना चाहिए। हमें इतना आनंद हुआ मन में, तो और रुचि बढ़ने लगी। हमने इस रुचि को बढ़ाने के लिए मैंने और पब्लिसिटी शुरू करी, प्रचार किया, स्कूलों में जैसे मैंने बताया जाना शुरू किया। तो लोगों को लगा कि हम लोगों को पुरातत्व का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि देखना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऐसा विषय है कि जो सरकार तो करती ही है, हमारे जैसे मध्य प्रदेश में हजारों स्मारक है, पूरा स्थल है, कई तरह की चीजें हैं, तो उसको सरकार तो हम देख ही रही है, उसको काम कर ही रही है और अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक जनता का भी दायित्व बनता है। जनता के उनको ये सोचना ये हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। उस समय क्या है, आप जैसे कहीं भी देखेंगे ना, तो राजा महाराजा नहीं बनवाते थे, जनता बनवाती थी। कभी आप सांची का स्तूप देखने जाएंगे, सांची का स्तूप ऐसा बना है, सुंदर बना है, हम कहेंगे अशोक के समय बना है, विभिन्न राजाओं के समय बना, लेकिन उसके समय लोगों ने, जनता ने योगदान दिया है, आज वहाँ देखने को मिलता है। जैसे हम कहीं आप प्राचीन स्थान जाते हैं, यहाँ कहीं आज भी जाते हैं, कोई कमरा बनवाता है, कोई सीढ़ी बनवाता है, अपना नाम लिख देता है। देखा, जैसे सांची के स्तूप आप देखेंगे, लगभग 600 लोगों के नाम है, जो पूरे देश के अलग अलग स्थानों के हैं। कोई उज्जैन का है, कोई विदिशा का है, कोई पुष्कर का है, कोई अलग अलग स्थानों के हैं, यूपी बिहार सब जगह, उनके सबके नाम उसमें खुदे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में, कि इस व्यक्ति ये बुद्ध भिक्षु है या भिक्षुणी है या सेठ है या किसी कोई भाई है, किसी की माता है, उन्होंने यहाँ पे इस चीज को दान दिया और ये चीज बनवाई। राजाओं का संरक्षण था, लेकिन उसके साथ जनता का भी ऐसा योगदान है। हम चाहते हैं आज भी योगदान करें, क्योंकि ऐसा है आज के समय में हम इतिहास और धरोहर को कैसे समझाएं, ये समझाना पड़ेगा जाकर सबसे पहले बच्चों को। कारण ये है कि जो इतिहास बनता है हमारे घर से बनता है। यदि हम हमारे घर पे भी देखेंगे, हम उतना महत्व नहीं समझ रहे। यदि हमारे देखें पुराने जमाने के बर्तन पड़े हो, बाप दादों के नाम लिखे होते हैं, पुराने कागज पड़े रहते हो, कई चीज़ें ऐसी अखबार होते हैं, हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं, वो अपने पूर्वजों का इतिहास बताते हैं। हम अपने पूर्वजों का इतिहास और हम परिवार का इतिहास जानेंगे तो हम देश का इतिहास अपने आप जानने लग जाएंगे। इस प्रकार हम बच्चों को शिक्षा भी देते हैं और उसका बहुत अच्छा प्रभाव भी हुआ। इससे बहुत जानकारी लोगों को मिली, हमको लोगों बताते थे, बुलाते भी थे कि तो हमने ये काम किया है। अब जैसे किसी का हमने कहा कि तुम्हारे घर में जैसे पुराने बर्तन होते हैं, तो दिवाली के समय बड़े लोग बेच देते हैं, वो नए स्टील के बर्तन ले आते हैं, पर वो नहीं देखते हमने पुराने बर्तनों को बेचा है, उसमें हमारे पूर्वजों के नाम डले हैं, नाम लिखे, तो हमारे उनकी परंपराओं को पता चलता है। जब उनको समझ में आई तो वो खुद नकार करते हैं बच्चे अपने घर से कि ये सब बर्तन मत बेचिए, इनको संभाल कर रखिए, ये धरोहर पुरानी निशानी है। ऐसी किताब मिलती है, पुराने अखबार मिल जाते हैं,
तो उसमें आज़ादी की घटनाएं की ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार क्रम का इतिहास, पुरानी चिट्ठियाँ भी होती है लोगों के यहाँ, तो उससे लगता है कि जैसे हम कहते हैं कहीं से, हो सकता है कि पिताजी या परदादा को गांधी जी ने चिट्ठी लिखी हो या किसी और ने लिखी हो, तो आज के समय वो रिकॉर्ड है, तो हम लोग समझते नहीं, वो फेंक देते हैं। पुराने सिक्के भी मिलते हैं, तो ऐसे अपने घर में भी कई चीज़ें मिलती है। तो इसमें क्या है कि सबका बड़ा योगदान सरकार का तो है, हमारा भी होना चाहिए। तो हम जगह जगह जाएंगे, और बच्चों भी क्या है कि बच्चे खुले साफ मन के होते हैं। यदि गांव के बच्चों को आप जाके देखो बड़ी जल्दी समझ में आते हैं, वो झूम जाते हैं हम पे, इतने प्रश्न हमसे करते हैं कि जीवाश्म क्या होता है, पुराने पत्थर के हथियार क्या होते हैं। क्यूरियोसिटी रहती है, क्यूरियोसिटी इतनी रहती है कि उनको नई चीज देखने मिलती है। संग्रहालय में हम जाते हैं देखने के लिए, तो संग्रहालय में सब डिस्प्ले रहता है, वो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन हम उनको चीजों को बताते हैं कि तुम देखो, हाथ में लेके देखिए कि कैसी चीजें होती है, सिक्के कैसे होते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को बहुत आनंद आता। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ हर साल म्यूजियम डे मनाते हैं हम लोग रीजनल साइंस सेंटर में, तो कई लोग आते हैं अपने अपने सामान लेके, तो उससे उनके लोगों का इतिहास की बहुत जानकारी हमें देखने को मिलती है। ऐसे जगह जगह अब जैसे अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो जैसे हम कहते हैं कि मोदी जी ने भी बताया, तो हम लोग उसको किस प्रकार से लोगों के सामने लाए। लोगों को ये नहीं पता आज़ादी का क्या महत्व है। जैसे हमने गाना सुना, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तो बलिदानियों की मिट्टी है, तो बच्चों को यही बताना है कि आज हम आज़ाद क्यों हैं, उन बलिदानियों के पीछे। तो इतना आजकल क्या इतिहास के बारे में जानकारी कम होती है, तो इन चीज़ों की जानकारी उन लोगों से मिलती है। इसके लिए हमें भ्रमण भी करना पड़ता है, तो बच्चों को हम प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। बहुत से जो पुरातत्व के या इतिहास के विद्यार्थी होते हैं, हमारे साथ कोई पुरास्थलों पर भी जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स पे भी जाते हैं, साइट्स पे भी जाते हैं, हम उनको बताते हैं कि देखो कैसे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं नदी घाटी सभ्यता है, पानी सबसे प्रमुख होता था, कि जहाँ पानी होता था वहाँ निवासी होते थे, और वहाँ नदी घाटियों के जो नदी किनारे जो लोग रहते थे, वो विभिन्न युगों से रह रहे हैं, कई हजारों सालों से रहते हैं, उनके वहाँ अवशेष मिलते हैं। तो उनको कैसे अवशेषों को पहचानना, ये भी हम सबको लोगों को बताते हैं, और साइट पे भी ले जाते हैं पुरातत्व के इतिहास के विद्यार्थी को या जो जिज्ञासु होते हैं, उनके साथ भी जाते हैं, उनको ये चीज़ें हम बताते हैं कि जो कैसे कैसे चीज़ें मिलती है। जब बसावट होती है उसके टीले अलग होते हैं। टीले इसलिए बन जाते हैं कि नदियाँ होती है, बाढ़ आती रहती है, और नदी किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो चले जाते हैं, उस समय बाढ़ उतरती है, कम होती है, और फिर लोग आ जाते हैं, उसी स्थान में बच जाते हैं। ऐसे कई टीले बन जाते हैं, तो टीलों में जब भ्रमण करते हैं तो उसमें कई चीजें मिलने लगती है, तो वो हमें इतिहास की जानकारी उससे मिलती है। बहुत सारी चीजें हैं बहुत तरीके मिलती है, दैनिक प्रयोग तो ये तो सर आपने बताया कि किस तरह से आपका सफर है, बच्चों को आप कैसे सिखाते हैं, क्या है, लेकिन आपकी जो नाम कई सारी उपलब्धि हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें भी आपने कई कार्य किए। यहाँ की जो जगह है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। आपके इतने सारे पुरस्कार हैं, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम है, और ये तमाम जो चीज़ें यहाँ देख के एक प्राउड महसूस हो रहा है कि देखिए सम्मान इतने हैं कि जगह कम पड़ रही है। हम चाहते हैं कि जी ऐसे ये सारे ये जो इनकी संख्या है वो और बढ़ती जाए, लेकिन हम आपके सम्मानों के बारे में भी बिल्कुल जानना चाहेंगे कि किस तरह से है इस क्षेत्र में, और क्या क्या कलेक्शन अभी आपने यहाँ कर रखा है। जैसे हमने हमारे पास कई तरह का कलेक्शन है, संग्रह है। सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया पुरातत्व का, तो हमने पुरातत्व को लोगों से जोड़ा, जनता से जोड़ा। तो इस जनता को जोड़ने के कारण काफी लोगों ने देखा है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी देखा, शासन ने भी देखा, तो उन्होंने मेरे सन 2020 और 21 का जो पुरातत्व का वाकण का सम्मान होता है, राष्ट्रीय सम्मान, तो मुझे दिया है उन्होंने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उसमें मुझे 2 लाख रुपया, प्रशस्ति पत्र, ये सब दिए। लेकिन ये जो पैसा जो मिला है, ये उसके लिए नहीं कि मैंने मेहनत की है, लेकिन उसको मैंने एक जगह रख दिया है, फिक्स डिपॉजिट रख दिया, तो उससे जो ब्याज आता है उसे हम और मिला के बच्चों के काम के लिए लगाते हैं। जैसे बच्चों को पुरस्कार देना, बच्चों के बीच में जाना, उनको कुछ इनाम देना, उसके लिए हमने, क्योंकि हमें वो पुरस्कार इसीलिए मिलता है कि हमें प्रोत्साहन तो मिला, लेकिन उसका हम सदुपयोग कैसे। इसके अलावा मुझे तो भोपाल में हम लोगों का ऐसा कई ग्रुप है जो तरह तरह की चीज कलेक्शन करते हैं। जैसे हम मिट्टी के बर्तन इकट्ठे करते हैं, आदि मानव के पत्थर के हथियार करते हैं। जैसे कई जगह सड़कें खुदती रहती है, वो धोते से मिट्टी निकाल के फेंकते हैं, उसमें कई ऐसे पत्थर के हथियार मिलते हैं भोपाल के आसपास जो आदि मानव से संबंधित है। तो वो लोग तो गिट्टी तोड़ तोड़ के उसे बना देते हैं, लेकिन मैं जाके देखता हूँ वहाँ से मैं छाट के लाया हूँ, करीब कई मैंने उसमें 700-800 करीब देख सकते हैं ना सर अभी उसको। तो हम चाहेंगे कि उनको तो दर्शकों आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह का जो है व्यास सर का कलेक्शन है,
और क्या क्या नायाब चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी? जी जैसे ये आदि मानव के पत्थर के हथियार हैं, मैं जैसे बताया कि भोपाल का क्षेत्र आदि मानव की सभ्यताओं से परिपूर्ण है। तो यहाँ आदि मानव जो रहता था, तो रहने के लिए सबसे पहले जो मनुष्य की उपलब्धि कहते हैं, हम सभी वैज्ञानिक जानते हैं, सबसे पहले मनुष्य की वैज्ञानिक उपलब्धि है पाषाण पत्थर की कुल्हाड़ी। तो ये पत्थर की कुल्हाड़ी है, आज कुल्हाड़ी के समान ही है। जब इसको पत्थर छील के इसको कुल्हाड़ी का शेप दिया जाता है और फिर इसमें लकड़ी का डंडा लगाया जाता है, फिर काटने का काम होता है। अच्छा अच्छा, ये हो रहा कुल्हाड़ी है। और ये जैसे ये देखिए दर्शकों, ये पत्थर की कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी का शेप पे यहाँ डंडा लगाया जाता है। ये लगा के कुल्हाड़ी जैसे काट, और जैसे भाला होते हैं, ये पत्थर का भाला है। आगे यहाँ पे लकड़ी पे वो बूट लगा के ये अपने उसके काम आता है। तो सर ये सब मतलब ये क्या होता बनाया है, जाता था बिल्कुल ये क्या है कि जैसे ये सबसे, क्योंकि दो तरह के पत्थर होते हैं, एक नेचुरल टूटता है प्राकृतिक रूप से, और एक मनुष्य बनाता है। जब मनुष्य का दिमाग धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि बड़े पत्थर होते थे वो तो ले जाना मुश्किल है, लेकिन उसको एक आकार देने से क्या होता है कि उसको सही सदुपयोग होता है और सही उपयोग होता है। तो पत्थर जब तोड़ते हैं, ये पत्थर जो अच्छे चुनाव करते हैं वो लोग, अच्छा देखते हैं, फिर बच्चर को उसको शेप बनाते हैं। ये भाले जैसे इधर छीलेंगे, दोनों तरफ से छीलेंगे और इस तरफ से ये धारियाँ आ जाएगी। जी जी जी, ये तो ये भाले का शेप हो गया, ये कुल्हाड़ी का जैसा शेप हो गया। ये जैसे कुल्हाड़ी ये बनी है, ये शेप बनी है, यू शेप बनी हुई है। जी जी जी, और ये भी जैसे ये भाले की होती है, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि सब ऐसे कैसे बने, इसमें वो आकार प्रकार वो आना चाहिए। इस प्रकार की ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे ये खुदाई में जैसे मिल जाती है। अब ये जैसे मैं जैसा बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग एरिया रहते हैं, वहाँ सड़क बनी, तो सड़क के दोनों ओर जब मिट्टी डाली है, तो कोई कहीं से लेके आए मिट्टी यहाँ पे, उस सड़क के दोनों तरफ डाली, तब मैंने यहाँ घूमते देखा उसमें कोई पत्थर के हथियार मेरे को बने मिले। अच्छा अच्छा, क्योंकि भोपाल पूरा भरा पड़ा हुआ। ये जो पत्थर है, क्या इनकी भी कोई जानकारी, क्या हम इनसे पता कर सकते हैं कितने साल पुराना पत्थर ऐसा है कि ये जो पत्थर है, ये विंध्याचल पर्वतमाला का। अच्छा अच्छा, हाँ, विंध्याचल पर्वतमाला, वो विंध्याचल पर्वतमाला को बने हुए लगभग 1500 मिलियन ईयर्स हो गए। अच्छा अच्छा, 1 मिलियन में होता है 10 लाख साल, और आप उसको मल्टीप्लाई करते तो करोड़ साल हो जाएंगे। ये चट्टानें उस समय बनी है यहाँ कि जब कोई जीवधारी नहीं था। धीरे 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 चट्टानें ऊपर आई है, पानी यहाँ से हटा है, तो उसमें परतें आ गई, परतदार चट्टानें होती है। तो उसमें जो परतें निकलती है, उसमें से कुछ अच्छे पत्थर भी निकलते हैं, तो उसको एक आकार दे दिया जाता है। मतलब देखिए दर्शकों, ये जो पत्थर है, बोलते हैं करोड़ों वर्ष पुराने हमारे पास वो पत्थर करोड़ों वर्ष पुराने, लेकिन ये बनाया है 10 से 15 लाख साल पहले से पहले बनाया। तो मनुष्य जैसे हम कोई भी आज भी चीज देखेंगे ना, कई चीजें जैसे पहले रेडियो देखते कैसे बड़े बड़े होते थे, टीवी बड़े होते थे, आजकल तो छोटे छोटे होते हैं। मोबाइल में क्योंकि कारण क्या है, वो दिमाग का बढ़ता गया था। तो पहले पत्थर के हथियार बनाने शुरू किए बड़े बड़े, और धीरे धीरे समझ आए तो छोटे बनाने शुरू किए। तो छोटे बनाने क्या, उनके सेमी प्रेशर सिस्टम होते हैं। जी, यही चीजें तो हमें बताती कि आविष्कार कैसे किया गया है। आज हम जो हथियार बड़े बड़े देखते हैं, तीर कमान देखते हैं, धनुष देखते हैं, बंदूक देखते हैं, पर उनका सबसे प्रारंभिक जो स्टेज तो चरण तो यही है पहला। हम जैसे किसी चीज की नींव देखते हैं, नींव क्या होती है, तो हमारे जो आधुनिक शस्त्र हैं उनकी नींव यही है, लेना चाहिए। सबसे पहले प्रारंभिक हथियार ये बने, उसके बाद धीरे 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 बनते हुए। तो इनका कलेक्शन मैंने किया, कई चीजों का कलेक्शन किया। सर जैसा कि हम मिट्टी की बात कर रहे थे, ये तो अलग अलग नाम दे बता दूं हमें। जी जी जी, ऐसा है कि जैसे मिट्टी का जैसे किया है कि जैसे हमने गाना सुना है, कि पूरे देश में बलिदानियों का युग है, लोग जो रहे हैं सारे, तो हर जगह कहीं ना कहीं मिलती है। जैसे हम चंद्रशेखर आजाद है, इलाहाबाद में शहीद हुए, तो उस स्थान की मिट्टी हमने इकट्ठी करी वो बताने के लिए कि यहाँ शहीद हुए। मिट्टी यहाँ भी मिलेगी, सब जगह मिलेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पॉट में मिट्टी मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, उस स्थान की हमें याद दिलाती है। अब रानी लक्ष्मीबाई की जैसे हम मिट्टी देखेंगे, ये देखते हैं, तो क्या है कि हम आप देखिए उस समय जब से शहीद हुई तो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो इस मिट्टी को हम हाथ में जब लेंगे तो हमें लगेगा मन में कि कितने उसने कष्ट उठा के आज़ादी पाई है। मैं भी इसको छूना चाहूंगी। आप ये देखिए इसके ये निश्चित तौर पर ये जो है मस्तक पे लगाने वाली मिट्टी है, और दर्शकों को आप देख सकते हैं कि तिलक करो, ये धरती है बलिदान की मिट्टी है ये। और आप दर्शकों देख सकते हैं कि सर ने जो है मिट्टी के साथ साथ उसपे नंबरिंग भी की हुई है कि कहाँ से किस तरह का कलेक्शन है। और उस पे ये देखिए ये लिखा भी हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा है बाजीराव पेशवा की, जो बाजीराव पेशवा ने जो काफी काम किया था उनके स्थान की। अब जैसे अब ये जो ये मिट्टी में लाया हूँ कटनी से, कटनी में बहुत से बलिदान हुए हैं।
काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। तो उनके नाम तो कई हैं हमारे पास में, विजय राघवगढ़ के भी है और वहाँ के जो लोकल जो सरदार हैं उनकी भी है। तो उनकी मिट्टी के लाके सैंपल इकट्ठे किए हैं, तो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो अब ये बताइए हमें कितना गर्व होता है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ ये ऐसी चीजें मिलती है, ऐसी चीजें होती है। तो ये जगह जगह मैं इकट्ठी करना हूँ और इनके एग्जीबिशन लगभग मैंने पिछले साल से भी 30 एग्जीबिशन से ज़्यादा लगा चुका हूँ। तो लोग इसको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि ये भी चीज़ें हैं कि नई सिखाने के लिए है। जैसे हम बच्चों को आई सिखाते हैं तो हम आज़ादी का सबसे पहले हम चीज़ें इस माध्यम से सिखाएंगे, मिट्टी के माध्यम से। तो लोग ये देखते हैं कि यही सबसे पहली चीज़ है जिससे हम आज़ादी की जानकारी मिलती है, क्योंकि ये तो मिट्टी कोई बोलती नहीं, मूक भाषा है उसकी। हमें समझ के बताना लोगों की मिट्टी क्या कह रही है, वो मिट्टी अब जब हम समझेंगे तब हम सबको बताएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है मिट्टी इकट्ठी करने का। तो इस प्रकार का कलेक्शन हमारे पास कई चीज़ों का है, सिक्कों का भी है, डाक टिकट का भी है, देखना चाहेंगे सर, सिक्कों के भी है यहाँ। वाह सर, अद्भुत चीज़ है। देख रहे हैं आप दर्शकों, ये जो नायाब सिक्कों का कलेक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ है यहाँ व्यास सर की उपलब्धि कि आप देख सकते हैं पाषाण के साथ मिट्टी के बाद अब हम सिक्कों की ओर रुख कर रहे हैं। सर ये जो है सिक्के, इनके बारे में हम चाहते हैं। ये कहता है कि हम किसी जो एक बात इतिहास हम जानते हैं, इतिहास कैसे जाना जाता है। आज इतिहास लिखते उसकी क्या एक साहित्यिक प्रमाण होते हैं और एक पुरातात्विक होते हैं। साहित्य में जैसे कालिदास ग्रंथ है या कई लोगों की रामायण है, महाभारत है, उसमें इतिहास मिलता है। लेकिन इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए हम पुराने स्थानों का चयन करते हैं, जाते हैं, संपत्ति वहाँ चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को चीज़ें। अब जैसे वाल्मीकि रामायण में राम जी के बारे में बताया, जगह जगह गए तो कैसे पता करेंगे, तो पुरातत्व के वहाँ पे स्थानों पे जाएंगे, पता करेंगे कि ये चीज़ यहाँ मिलती है। ऐसे कई चीज़ों को जैसे स्मारक हैं, पुराने सिक्के हैं, पुरातत्व उत्खनन है, इससे हमें वहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो जिनका साहित्य में वर्णन मिलता है। तो इन दोनों को मिला के इतिहास बनता है। तो इतिहास जानने के प्रमुख साधन में ये सब चीज़ें होती है, पुरातत्व का भी है और साहित्य का भी बड़ा योगदान है। क्योंकि पुरातत्ववेत्ता ये सब इकट्ठी करके देगा, वो जो इतिहासकार है उसके सामने हम देंगे, उस पर इतिहास लिखेंगे कि पहले कैसे सिक्के चलते थे, तांबे के, चांदी के, सोने के। बताइए ना कुछ इनके बारे में, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि बहुत से सिक्के ऐसे कॉमन है, ये जो ब्रिटिश पीरियड में चलते थे हमारे। सर लगभग कितने? ये लगभग 100 साल पुराने हैं, लगभग 100 साल पुराने हैं ये। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत से जो ऐसी जो अमूल्य धरोहर होते हैं उसको हम नहीं रख सकते। कारण क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी रखती है, कुछ सिक्के हम रख सकते हैं। पुरानी मूर्तियां हैं, पुराने चित्र, ये एक जुर्म है एक तरह का। अच्छा, क्या आता है, जितनी पुरानी चीजें 100 साल से पहले की होती है वो पुरा वस्तुएं कहलाती है, एक्ट के इसके नियम के हिसाब से। तो पुरानी मूर्तियां, पुराने चित्र हम लोग कोई नहीं रखते, न रखना चाहिए। यदि हम रखेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो राज्य शासन और केंद्र सरकार उसका रजिस्ट्रेशन करती है। जिस प्रकार बंदूक के लाइसेंस होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन, वैसे इनका भी रहता है। लेकिन जैसे बहुत से बहुतायत से चीजें मिलती है, पत्थर के हथियार हो गया, ये तो बहुत मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन बहुत मिलते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इनको भले से हम रख सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज हम नहीं रख सकते। तो इस प्रकार का कलेक्शन हमने रखा है जिसमें कोई किसी तरह की बाधा ना हो। तो भोपाल के अंदर बहुत से कलेक्शन करने वाले हैं, उन लोगों के ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि जैसे मेरे को जो लिम्का बुक रिकॉर्ड में जो नाम आया वो पुराने समय के ईंटों से हुआ। अच्छा, ये जगह जगह अब खंडर होते हैं, ईंटें बिखरी रहती है, मकान टूट जाते हैं, कई जगह देखते हैं, भोपाल आसपास के पुराने खंडर जैसे मिल जाते हैं, वो ईंटें मिल जाती कई बार। तो ईंटें मैंने 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ला के आज़ादी के पहले तक की ईंटें इकट्ठी की है। और वो इस प्रकार की ईंटें कहीं है नहीं। सर तो हम उनको भी अपने दर्शकों को कुछ तो ईंटें रखी हुई है यहाँ पर। जी आइए, जैसे कुछ चीजें जैसे ये ये देखिए, ये जैसे पुराने समय की ईंटें है, इसके अंदर ये ओरछा की, ओरछा खंड ओरछा की है। अच्छा जी, ओरछा के आसपास की है, ये लखनऊ के आसपास की है। ये सब जितनी चीज़ें मलबे से मिलती है, क्योंकि हम कोई स्मारक से नहीं लाएंगे, ये केवल जो मलबा बिखरा रहता है जो कोई काम का नहीं होता, उसके अंदर ये चीज़ें मिल जाती है। वो कहते हैं ना सर कि जौहरी हीरे की कदर समझ सकता है, तो उसी प्रकार है इन नायाब चीज़ों की। और अभी आप कई सड़कें देखेंगे, सड़कें बन रही हैं, सड़कें आसपास खुदाई होती है,
बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है हमें पता नहीं चलता, हमें धरोहर भी खत्म हो जाती है। तो मेरा तो ये कहना है कि जितने हाईवे या बड़े निर्माण होते हैं तो पहले पुरातत्ववेत्ताओं को उस स्थान का सर्वेक्षण करना चाहिए कि कोई हमें धरोहर नष्ट तो नहीं हो रही है। एक बार धरोहर नष्ट हो गई तो कभी आना नहीं है। सड़कें तो हम आज यहाँ भी बना लेंगे, उधर भी बना लेंगे, लेकिन धरोहर को हम वो नहीं ला सकते। इसलिए पुरातत्ववेत्ताओं को वो शासकीय रूप से मैं कहना है वो स्थान को विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए, ताकि वो धरोहर खत्म ना हो। आजकल निर्माण तो विकास के लिए होता ही है, करना है, लेकिन उसके पीछे हमारे पूर्वजों की धरोहर नष्ट ना हो, ये जरूर ध्यान रखना है। ये पोस्ट कार्ड है, देख सकते हैं आप, ये सब तो 100 साल पुराने हैं। ये सब जो इसमें राइटिंग लिखी हुई है ये देवनागरी के भी है, हिंदी में भी है, कुछ मारवाड़ी भी है, कोई मोड़ी के भी हैं, कोई अंग्रेजी के भी। ये क्या है कि मेरे पिताजी जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रह चुके हैं, तो उनकी सब सारे पूरे रिकॉर्ड है सारे ये उनके, तो उन्होंने मेरे को दिए हैं। पुराने अखबार भी हैं, पुराने सब चीज़ें हैं, तो एक तरह की ये भी एक इतिहास का अंग है। जी जी बिल्कुल। तो इनसे भी हमें उस समय की जानकारी, वो क्या लिखते थे उसमें, वो हमें पता चलता है, इसमें पता चलता है जी। अभी आपने देखा कितना नायाब सा कलेक्शन व्यास सर के पास हमको देखने को मिला। निश्चित तौर पर ये वो धरोहर हैं जिनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। हम पूछना चाहेंगे आपसे व्यास सर, आखिर कार्बन डेटिंग क्या होती है? ये कार्बन डेटिंग एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जी। ये क्या होता है कि कार्बन क्या होता है, हम लोगों के शरीर में रहता है कार्बन। हम जैसे प्राणवायु लेते हैं और कार्बन हम निकालते हैं, ये पूरे प्राणवायु जो होता है ये, तो इसको हम कार्बन, इसका नाम दिया है कार्बन 14। अच्छा अच्छा, अलग अलग देते हैं ना, कार्बन 12 पे तो कार्बन 14 होता है, 14 होता है 14। ये क्या प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, शरीर में होता है। ये क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल या प्राणी है या हड्डियां हैं या कोयला है या लकड़ी है जिसके अंदर जान होती है, उसमें हमेशा कार्बन रहता है। जैसे अब कहते लोग कहते हैं पत्थर की कार्बन डेटिंग करेंगे, ये उसकी नहीं होती है। कहीं पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं होती, केवल ऑर्गेनिक मटेरियल जो कभी जिंदा रहा है, जैसे पेड़ पौधे हैं कहीं आग से जल गए, या लकड़ी है या हड्डियां हैं, ये जो इससे संबंधित चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें, उसके अंदर कार्बन होती है। क्या होता है, जो चीज खत्म होने के बाद, जैसे पेड़ खत्म हो गया, एक दवा रह गया, या कोई लकड़ी है या हड्डी है रह गई जमीन में, तो कम से कम 7740 वर्ष तक उसमें कार्बन रहता है और धीरे धीरे कम होता है वो। तो उसकी आयु का पता उसके धीरे धीरे कम। एक डेटम लाइन होती है कि एक ऑब्जेक्ट में चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, हड्डियां हो, उसमें कार्बन कम होने में 7740 वर्ष लगेंगे, तब उसमें कार्बन 50% रहता है। ये उसकी मशीनों से ऐसी जांच होती है, इसकी लेबोरेटरीज है, अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है, लखनऊ में है। अच्छा। हाँ, इसकी लेबोरेटरी कार्बन डेटिंग की होती है, तो उसमें देखा जाता है। फिर जैसे जैसे 80,000 साल तक ये डेट जाती है, तब तक पूरा कार्बन उसमें से समाप्त हो जाता है, तो वो चीज़ फॉसिल्स हो जाती है, जीवाश्म बन जाते हैं, पत्थर जैसी हो जाती है। कहीं आप देखेंगे ना तो वो पत्थरों की डेटिंग अलग होती है, उस पत्थरों की डेटिंग इससे संबंधित नहीं है। आजकल लोग कहते हैं ना वो पत्थर कोई चीज मिलेगी इसे कार्बन डेटिंग करेंगे, तो कार्बन डेटिंग क्यों उसमें होती है जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, हड्डी है, लकड़ी है, कोयला है या कोई पेड़ पौधा है, उससे होती है। जिस चीज वो ऑब्जेक्ट जिस दिन खत्म होगा, पेड़ जिस दिन खत्म हुआ, आदमी जिस दिन खत्म होगा, यदि जमीन में डाला भी सही, तो वो कार्बन धीरे धीरे उसमें से खत्म होता जाएगा, क्योंकि वो अपने प्राणवायु जो लेंगे वो कार्बन निकालते जाते हैं। लेकिन शरीर के अंदर वो चीज़ें उसके अवशेष होते हैं, उस कार्बन डेटिंग की जाती है। वो किसी घर में जैसे कोई सामान रहता है तो उसमें बहुत से में तो सिक्के होते हैं, उनमें लिखा भी रहता है, बहुत सी चीज़ पेंटिंग भी होते हैं, तो वो क्या है, तो बहुत सी चीज़ें स्टाइल से पता चल जाती है। अब जैसे हम शैल चित्रकला है, जैसे रॉक पेंटिंग है, उसकी हम डेटिंग कैसे करेंगे, तो उसमें भी एक क्या है कि डेटिंग करने के लिए देखा जाता है, एक तो सुपर इम्पोजिशन होता है, एक के ऊपर एक और लेपिंग होती है, तो विभिन्न सभ्यताओं के पेंटिंग उसमें बनाते हैं, वो सबकी शैलियाँ अलग होती है, टेक्निक अलग होती है। उस समय कैसे पशु पक्षी होते हैं तो वो उस समय मिलते हैं, उनके जीवाश्म जो मिलते हैं इसमें, तो उससे तो कई तरह की जो कंपैरेटिव होती है, उत्खनन के आधार पर होती है, कई चीज़ों से उसकी डेटिंग होती है। लेकिन कार्बन डेटिंग और इस डेटिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है। ये और घरों के अंदर जो सामान होता है वो ज़्यादा पुराना होता नहीं है, उसमें नाम भी लिखा रहता है, उससे पता चल जाएगा। तो चिट्ठियाँ होंगी तो उसमें पता चल जाए कितने पुरानी। लेकिन जो एंटीक्विटीज होती है वो 100 वर्ष से पुरानी होती है। ये अपने एक्ट के हिसाब से, जो विधान के हिसाब से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके नियम बने हुए हैं। तो वो क्या है, ऐसी चीज़ें होती है
जो ऐसे कोई मॉन्यूमेंट है पुराने, हमारे घर भी यदि पुराना है, जी। जैसे हमारा घर किसी से राजनीति जी, के जी, किसी जी। से बड़े आदमी संबंधित है, तो वो एक को प्रोटेक्ट हो सकता है। अच्छा। अब जैसे मकान तो कई मिलेंगे 100 साल पुराने, यदि किसी मकान में कोई बड़ा नेता रहा है या कोई बड़ा क्रांतिकारी रहा, जैसे चंद्रशेखर आजाद है, वो भामरा गांव में रहते हैं, उनके जो मकान पुराना है, हाँ। तो वो एक उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हाँ, जो महान व्यक्ति से, तो वो मकान प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रोटेक्ट उसको। कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा व्यापारी है, पैसे वाला है, उसको नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी कोई महत्ता नहीं है जितनी उस व्यक्ति की है। इसी प्रकार बहुत से नेता जो हो गए, या जब गांधी जी है, क्योंकि गांधी जी का मकान है, वो गांधी जी का मकान प्रोटेक्टेड है, तो उसमें वो अपने राष्ट्रपिता रह चुके हैं। ऐसे बड़े जो ऐसे होते हैं, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, जिनका राष्ट्रीय महत्व होता है, उनकी चीज प्रोटेक्ट होती है। सभी चीज नहीं होती है, उसकी एक पहचान होती है कि उससे क्या राष्ट्रीय महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, उसके बाद प्रोटेक्शन किया जाता है। और हर चीजें हम लोग जो नियम के आधार पर सब चीजें अपने पास रख नहीं सकते। जैसे पुराने हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं, जिसमें पेंटिंग बने होते हैं, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। कोई मेमोरियल कॉइन्स होते हैं, अच्छे होते हैं, किसी स्मृति के होते हैं, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। किसी घर में मूर्तियाँ होती है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये चीज़ें रखना नहीं चाहिए कभी, ये सब चीज़ें के विधान के हिसाब से, और इसका रजिस्ट्रेशन होता है इसका। अच्छा अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया इसके बारे में, हम जानना चाहेंगे अगर हमारा घर पुराना है या किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी आयु 100 वर्ष से पुरानी है, या तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि हम उसको घर में रख सकते हैं, या उसके लिए क्या ऐसे नियम रहते हैं कि हमको उसका ऐसा सरकार को देना पड़ता है? नहीं, उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए देश के प्रति, तो वो उस चीज का महत्ता करेगी। तो बहुत से लोग रहते हैं, बहुत हजारों मकान है, वो प्रोटेक्ट नहीं तो अगर वो महत्वपूर्ण है तो क्या किया जैसे जाए? हम महत्वपूर्ण क्या आता है कि वो उसकी एक बनावट होती है, जी। अच्छा पत्थरों का अलंकरण किया होता है, अच्छे डिजाइन बनी हुई है, अच्छे घर में पेंटिंग बने, तो वो मकान क्या है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 100 साल से पुराना होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा सब ऐसे कर सकते हैं। तो उनकी चीजें की कमेटी होती है पुरातत्ववेत्ताओं की, उसको भी डिसाइड करते हैं कि इसको करना है या नहीं करना। अच्छा, यदि राष्ट्रीय महत्व का है, स्थायी महत्व का है, तो हम उसको करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा सर, जैसे एक प्रश्न आ रहा है इन बातों को सुनकर मेरे मन में, आपने देखा हो आजकल तो आधुनिक युग है, इंटरनेट का ज़माना है, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, सुनने में आती है, ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं, आपका ये वाला सिक्का इतने लाख में बिक रहा है, ये करोड़ों में जा रहा है, ये क्या सही है या नहीं, ये तो ये क्या आता है, भ्रामक प्रचार है जी। बोले इन चीजों के लिए बिल्कुल, हम आपके माध्यम से अवेयर करना चाहेंगे कि इसके बारे में जो प्रचार करते हैं कि 1 लाखों का, करोड़ों का, इसके पहले अपने इसकी जांच करवाना आवश्यक है। राज्य शासन, केंद्र सरकार के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इसकी जांच करके बता सकते हैं वाकई में ये चीज की महत्ता है या नहीं है। वैल्यूएशन कमेटी होती है गवर्नमेंट की, वो उसकी वैल्यू आती है। तो क्या इन चीजों को बेचना खरीदना किसी अपराध के तहत नहीं आता? ऐसा है कि अब अवैधानिक रूप से तो कोई करता क्या पता चलता है, लेकिन मेरा तो ये सुझाव है कि हमारी धरोहर है, यदि हम इसको बेचेंगे तो एक बार चली गई बाहर तो फिर नहीं आ सकती है, तो इसे हमें संभालना जरूरी, क्योंकि ये क्या है कि ये धरोहर हमारी नहीं है, ये हमारे बाप दादों ने इकट्ठी की हुई है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उसको बेचें या उसको कोई डिस्पोज करें या किसी को देना है तो अपने संग्रहालय में दो, तो सारी दुनिया देखेगी वो चीज़ को। हम बेच देंगे तो विदेशों में चली जाएगी, लेकिन वो एक कानूनी वो चीज़ होना नहीं चाहिए। अपने को पैसे नहीं देखना है, अपने देखना है धरोहर से कैसे बचाएं। बिल्कुल, देश हमारे लिए सर्वोपरि है और देश की वस्तु, देश की चीज़ें देश में ही रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहचान है। ये हमारे पूर्वज हैं जो इतनी नायाब चीज़ें जो हमें ये सिखाती हैं कि हमको आगे क्या करना है, हमें आगे के लिए गति देती हैं, सोचने के लिए विवश करती हैं कि हम इससे और बेहतर इसमें क्या कर सकते हैं, आगे के लिए आइडियाज़ देती हैं। निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं चाहती हूँ सर कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और काफ़ी लंबा सफ़र अभी आपका रहा है और आगे भी आप पुरातत्व को लेकर काफ़ी कार्य कर रहे हैं, लोगों में जो है अवेयरनेस आप लेकर आ रहे हैं, तो हमारे दर्शक भी आपको सुन रहे हैं। मैं चाहती हूँ एक मैसेज, एक संदेश जो है उनके लिए भी हो जाए, ताकि वो भी अब से जो है हमारी जो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकें और हमारी धरोहरों को ये सोच कर सहेज कर रख सकें कि आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी कम से कम हमको इस बहाने से याद रखेंगी और हमारे युग को याद रखेंगी। हमारा देश है धरोहरों का देश है, लाखों करोड़ों साल पुरानी धरोहर से लगा के अभी तक पूरी क्रमानुसार हमारे चीज़ें मिलती है, और हमारे देश की धरोहर के कारण ही हमारे पर्यटक
आते हैं, पर्यटन बढ़ा है, पुरातत्व बढ़ा है। तो ये हमारी धरोहर को सुरक्षित करने के लिए हम सबको मिलके सुरक्षित रखना है। सरकार तो करती है, लेकिन हमारा आम आदमी का भी कर्तव्य होता है कि हमारी धरोहर है, इन्हों देखने के लिए कोई कारखाने और कोई मकान देखने नहीं आते। अजंता है, एलोरा है, ये सब चीज़ देखने इसी बहाने लोग आते हैं कि हमारे देश की धरोहर है, विश्वव्यापी धरोहर है, विश्व धरोहर की धरोहर है। तो इसको कभी नष्ट ना करें। कहीं भी आप साइड जाए, कोई भी जगह देखें तो उसको न बिगाड़ें, न उसको खरोचें, न उसके ऊपर लिखें। यदि कोई गंदा करता भी हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको ठीक करें। जिस प्रकार हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हम किस प्रकार उनको संभाल के रखते हैं, बीमार होंगे तो उनका इलाज करवाएंगे, सब कराएंगे। हमारी धरोहर भी पुरानी है, तो उसको भी संभालने के लिए शासन को भी सहयोग करना चाहिए, लोकल जनता को भी एक दूसरे सहयोग करना चाहिए। पूरे ज़िले में है, जब जिस गांव में रहते हैं, हमारे घर के आसपास भी देखें कई धरोहर है, उसको बिल्कुल सुरक्षित आपको रखना है और रखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक बार जो धरोहर समाप्त हो गई वो कभी बनने वाली नहीं है। नमस्कार। बहुत ही बढ़िया। जैसा कि आपने सुना कि कितना अच्छा संदेश जो है हमें व्यास सर ने दिया। निश्चित तौर पर ये जो कलेक्शन है, यहाँ जो स्थित चीज़ें हैं, उनको हमारे एक छोटे से एपिसोड में लाना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपने जो अभी तक किया है, और हमारे देश को जो आपने इतना सब कुछ दिया है, धरोहर को सहेज कर, और ये जो मान सम्मान आपने हमारे देश का बढ़ाया है, उसका तो आकलन करना ही नामुमकिन। लेकिन चलते चलते मैं एक और लास्ट सवाल जो है मैं सर से पूछना चाहूँगी कि अगर शोधार्थी या जो हमारे दर्शक अभी इस समय आपको देख रहे हैं, और अगर वो इस में इंटरेस्ट लेते हैं और जो जानते हैं, जो हमारे लोग पसंद करते हैं, वो अगर इस कलेक्शन को देखने आना चाहें तो किस प्रकार से यहाँ आ सकते हैं और इनका अवलोकन कर सकते हैं? बिल्कुल, ये धरोहर जो हम इकट्ठी कर रहे हैं सभी के लिए कर रहे हैं, सभी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। स्कूलों कॉलेज हम जाते ही हैं, लेकिन जिनको देखना है, व्यक्तिगत रूप से समझना है, देखना है, या शोध कार्य करना है, कुछ काम करना है, शोध पत्र लिखना है, तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कभी भी आके हमारे धरोहर को देख सकते हैं, किस प्रकार हमने एकत्र की वो हम उसको बता सकते हैं। और उसके कारण आप स्वयं भी इकट्ठी करिए, अपने बच्चों को भी बताइए, और अपने मिलने वालों को भी कहिए कि धरोहर नष्ट मत करो, जैसे ही मिलती है आप ऐसे इनको एकत्रित करो, जैसे हम लोग हमारे घर में एकत्रित करके रखें। वैसे हमारे कई लोग स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर इनके बारे में जानकारी लेने के लिए, हम पूरी जानकारी उनको देते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है, आप 24 घंटे हमारे खुले हैं, फ़ोन से ही बात कर सकते हैं, यहाँ आके देख भी सकते हैं, सब कुछ यहाँ आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी। और दर्शकों, आपने भी सुना होगा कि ये तो हम आपको एपिसोड में दिखा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं हमारी इन धरोहर को, तो निश्चित तौर पर यहाँ आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। इस कलेक्शन को जानने के लिए आगे फिर मिलते रहेंगे हम। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।